Building a Story Brand, Clarify Your Message So Customers Will Listen. Book by Donald Miller. परिचय। क्या आप अपने कस्टमर्स का अटेंशन पाने का बेस्ट तरीका जानना चाहते हैं? क्या आप एक इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट करना सीखना चाहेंगे? आपको पता है मार्केट में प्रोडक्ट्स की भरमार है, कितने की ऐसे दूसरे ब्रांड्स हैं जो कस्टमर्स का दिल जीतने के लिए जी जान से जुटे हैं, तो ऐसे में अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए आप क्या करेंगे? आप कैसे उन्हें अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए मनाएंगे? इस बुक में आप SB7 फ्रेमवर्क के बारे में सीखेंगे। आप उस परफेक्ट स्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे तो आप अपनी मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टोरी ब्रांड अप्लाई करते हैं तो आपके कस्टमर तक आपका मैसेज क्लियरली पहुंचता है। उनकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। द की टू बीइंग सीन, हर्ड एंड अंडरस्टूड। ऐसी ना जाने कितनी कंपनीज होंगी जो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में खूब पैसे खर्च करती है, फिर भी उनके प्रोडक्ट्स की सेल नहीं हो पाती। ऐसा क्यों होता है? ये कंपनीज अपनी वेबसाइट डिजाइन के लिए बेस्ट डिजाइनर्स और ग्राफिक आर्टिस्ट सेलेक्ट करती है, उसके बावजूद उनकी सेल्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता। तो फिर भला ऐसा क्या है जो ये कंपनीज कहीं ना कहीं मिस कर रही? तो इसका आंसर ये है कि दरअसल ये ब्रांड्स कस्टमर तक अल्टीमेटली एक क्लियर मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। उनकी पहली मिस्टेक यही है कि उनकी मार्केटिंग इस बात को पिन पॉइंट ही नहीं करती कि उनका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी कंपनीज सिर्फ अपने बारे में बात करती है, कस्टमर के बारे में नहीं। वो अपने प्रोडक्ट्स की ग्रेटनेस तो बताती है, मगर ये नहीं बताती कि उससे कस्टमर की हेल्प कैसे होगी। और फिर होता यह है कि लोग भी उनकी केयर नहीं करते। डे टू डे लाइफ में लोगों के लिए मार्केट का मीनिंग है सर्वाइव एंड थ्राइव। हम ह्यूमंस जो कुछ करते हैं उसके पीछे सर्वाइवल एक मेन रीजन होता है। लोगों को फूड चाहिए, सेफ्टी चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि इन सब का मीनिंग है सर्वाइव करना। और जब तक आपकी मार्केटिंग उन्हें ये नहीं बताएगी कि उन्हें गुड फूड कैसे मिल सकता है या फ्रेंड्स, मेट्स या एक्सपीरियंसेस कैसे मिल सकते हैं, तब तक लोग आपको भाव नहीं देने वाले, भले ही आपका ब्रांड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा हो। फिर भी लोग वो प्रोडक्ट चूज करेंगे जो उन्हें क्लियर मैसेज दे, फिर चाहे वो घटिया क्वालिटी का ही क्यों ना हो। एक और मिस्टेक जो कंपनीज करती है वो ये है कि वे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देती है अपने प्रोडक्ट को लेकर, कुछ ऐसी इरेलेवेंट चीज़ें जो कस्टमर समझ नहीं पाता और कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी मार्केटिंग को समझने में लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़े। जब लोग वेबसाइट में आपके एड्स देखें तो उन्हें तुरंत आपका मैसेज समझ आना चाहिए कि आपकी कंपनी क्या ऑफर कर रही है, आपके प्रोडक्ट उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपका ब्रांड उनके लिए क्या कर सकता है, आपकी हेल्प से वो कैसे सरवाइव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें साफ समझ आनी चाहिए। यही वो चीज़ें हैं जो मैटर करती है, बाकी सब शोर शराबा है। अगर आप उन्हें इरेलेवेंट और कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन देंगे तो लोग भला क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे? अब जैसे माना स्टीव जॉब्स, क्या आपको मालूम है कि स्टीव जॉब्स ने अपने कंप्यूटर लिसा को प्रमोट करने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरे 9 पेजेस का एड दिया था? ये 1983 की बात है। इस एड की टॉप लाइंस में इस कंप्यूटर के टेक्निकल फीचर्स के बारे में बताया गया था। दुख की बात तो ये थी कि स्टीव जॉब्स की ये मार्केटिंग टैक्टिक बुरी तरह फेल हुई, क्योंकि कोई टेक गीक्स ही इस टेक्निकल लैंग्वेज में लिखे गए 9 पेज के एड को समझ सकता था। लिसा पर काम करने के बाद स्टीव जॉब्स को कंपनी छोड़नी पड़ी थी। तब उसने एनिमेशन स्टूडियो पिक्सर चलाने का डिसीजन लिया और स्टोरी टेलर का काम करते हुए स्टीव जॉब्स के अंदर कुछ चेंज आया। जब एप्पल में उनकी वापसी हुई तो जॉब्स अपने साथ एक क्लियर, कम पेलिंग, कस्टमर सेंट्रिक मार्केटिंग कैंपेन लेकर आए। 9 पेज के एड के बदले एप्पल ने अब सिर्फ 2 वर्ड्स में मार्केट को कम्युनिकेट करने का इरादा दिया, जो थे थिंक डिफरेंट। जॉब्स ने ये एप्पल के इस स्टेटमेंट का बिलबोर्ड पूरे अमेरिका में लगवा दिया। ये बात नोटिस की जा सकती है कि एप्पल के थिंक डिफरेंट स्टेटमेंट के बाद ही कंपनी पूरे मार्केट में छा गई। तो पिक्सर में जॉब्स के साथ ऐसा क्या हुआ था? ये चेंज उनमें कैसे आया? असल में पिक्सर में काम करते हुए जॉब्स को रियलाइज हुआ कि अच्छी मार्केटिंग के लिए एक गुड स्टोरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बड़े बड़े ब्रांड्स के पीछे यही सीक्रेट है, एक गुड स्टोरी कैसे कम्युनिकेट की जाती है। ये बात उन्हें मालूम है। एक स्टोरी किसी भी ब्रांड के मैसेज को क्लियरली बताती है। लोगों की अटेंशन ग्रैब करने का ये एक परफेक्ट तरीका है। अगर आपको अपने ब्रांड का क्लियर मैसेज देना है तो उसे एक स्टोरी के थ्रू दे। ये सारी कंफ्यूजन दूर करके आपके मैसेज को सिंपल और रेलेवेंट बनाएगा। द सीक्रेट वीपन डेट विल ग्रो योर बिजनेस। सीक्रेट वीपन जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अच्छी स्टोरी कैसे बनती है?
आपको पता है कि हर ग्रेट स्टोरी के पीछे एक फार्मूला होता है जो रिपीटिटिव है, प्रेडिक्टेबल है। उसे एक फार्मूला इंटरेस्टिंग बनाता है जिससे लोग घंटों बैठकर मूवी देखते हैं। ये मूवीज भी एक टाइप की मार्केटिंग कैंपेन ही है। अगर लोगों को स्टार्टिंग में ही मैसेज नहीं मिलेगा तो लोग तुरंत थिएटर से उठकर बाहर आ जाएंगे। एक ग्रेट स्टोरी टेलर को पता होता है कि कैसे लोगों की अटेंशन ग्रैब की जाए, उन्हें लास्ट तक कैसे होल्ड किया जाए। यही वो इफेक्ट है जो आपको अपनी मार्केटिंग में चाहिए। इसके लिए आपको कस्टमर की स्टोरी जाननी होगी और उस स्टोरी में अपने ब्रांड को फिट करना होगा। किसी भी ग्रेट स्टोरी के 7 एलिमेंट्स होते हैं। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? चाहे प्लॉट कुछ भी हो, इसमें 7 की एलिमेंट्स जरूर होंगे। सबसे फर्स्ट आता है कैरेक्टर, सेकंड है प्रॉब्लम, थर्ड है गाइड और फोर्थ है पेन, फिर फिफ्थ है टेक एक्शन और सिक्स्थ है अवॉइड फेलियर और लास्ट में सेवंथ एलिमेंट है सक्सेस। हर ग्रेट मूवी जो आपको पता है इसी फॉर्मूले को फॉलो करती है जो इसकी ह्यूज सक्सेस का सीक्रेट है। एक सक्सेसफुल ब्रांड मार्केटिंग का भी यही सीक्रेट है। SB7 मीन्स स्टोरी ब्रांड 7 मार्केट में क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए आपको यही फ्रेमवर्क चाहिए। अब जैसे मूवी हंगर गेम्स को लेते है जिसमें कैटनिस एवर्डीन एक कैरेक्टर है और उसकी प्रॉब्लम है एक फाइट टू द डेथ कंपटीशन जो कि उनकी अब्यूसिव गवर्नमेंट का आर्डर है। अब जिंदा रहने के लिए उसे इस गेम में दूसरों को मारना पड़ेगा। कैटनिस एक वीक लड़की है जिसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो गेम में पीछे रह जाती है। तो अब कैसे वो सरवाइव करेगी? यहाँ उसकी हेल्प के लिए उसका गाइड हेमिच आता है जो लास्ट हंगर गेम्स का विनर रह चुका है। वो कैटनिस का मेंटोर बन जाता है। वो गेम जीतने के लिए उसके साथ मिलकर प्लान बनाता है जिससे लास्ट में कैटनिस गवर्नमेंट को हराकर गेम जीतने में कामयाब हो जाती है। आप भी इसी तरह अपना मार्केटिंग मैसेज एकदम क्लियर रखें जिसमें ये 7 एलिमेंट्स पूरी तरह इन्वॉल्व हो। जो भी चीज़ इरेलेवेंट लगे उसे हटा दे। स्टोरी ब्रांड 7 की हेल्प से आपको लोगों की अटेंशन मिलेगी। एक बार जब उन्हें आपका मैसेज समझ आएगा तो वो आपके ब्रांड तक ही स्टिक रहेंगे। आपका मैसेज इतना सिंपल हो कि एक केवमैन को भी समझ आए। जब लोग आपकी वेबसाइट चेक करें या आपका कमर्शियल टीवी पे देखें तो उन्हें देखते ही आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाए और ये भी समझ आ जाए कि आपका प्रोडक्ट कैसे उनकी लाइफ बेटर बना सकता है। सिंपल SB7 फ्रेमवर्क। अल्फ्रेड हिचकॉक ने एक बार कहा था कि एक गुड स्टोरी होती है एक ऐसी लाइफ जिसका डल पार्ट हटा दिया गया हो। एक गुड ब्रांडिंग के लिए भी यही बात अप्लाई होती है। ये तो श्योर है कि आपकी कंपनी और कोई सर्टेन प्रोडक्ट क्रिएशन कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कस्टमर के लिए काफ़ी बोरिंग चीज़ है। अपनी मार्केटिंग इंप्रूव करने के लिए आपको एक ऐसी स्टोरी चाहिए जो बोरिंग स्टफ को फिल्टर करके इस बात को हाईलाइट करे कि आपका ब्रांड लोगों को सर्वाइव करने में कैसे हेल्प करेगा। SB7 फार्मूला यूज करना काफ़ी सिंपल, इफेक्टिव और मज़ेदार है। जो मैसेज आप कस्टमर को देना चाहते हैं वन सिंगल पेज में फिट होना चाहिए। ये आपके ब्रांड की स्क्रिप्ट है और यही स्टोरी आप अपने सारे मार्केटिंग मटेरियल्स में यूज करेंगे। फिर से बता दें कि आपकी ब्रांड स्क्रिप्ट कैसी होगी। इसमें होगा एक कैरेक्टर यानी आपका कस्टमर जो कुछ अचीव करना चाहता है लेकिन उससे पहले उन्हें अपनी प्रॉब्लम सोल्व करनी है, और फिर आता है आपका ब्रांड जो उनका गाइड बनेगा। फिर आप अपने कस्टमर को एक प्लान प्रोवाइड करेंगे जिस पर वो एक्शन लेंगे। आप उन्हें ऐसा करने को बोलेंगे, आप उन्हें फेलियर अवॉइड करने में हेल्प करेंगे और फिर लास्ट में उन्हें सक्सेस मिलेगी। अब इन सारे 7 पार्ट्स को डिटेल्स में समझते हैं। स्टोरी ब्रांडिंग का फर्स्ट पार्ट है एक कैरेक्टर। हर स्टोरी एक कैरेक्टर और उसके एम्बिशन से स्टार्ट होती है। फिल्म में फर्स्ट 10 मिनट्स में राइटर ये डिफाइन करता है कि स्टोरी का हीरो चाहता क्या है, और यही वो चीज़ है जो लोगों को थिएटर के अंदर 2 घंटे तक बिठाए रखती है। वे ये जानने के लिए वेट करते हैं कि जो उस कैरेक्टर को चाहिए वो उसे मिलेगा या नहीं। मार्केटिंग में आपको ये डिफाइन करना है कि आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए। एक बार अगर आपने ये डिफाइन कर लिए तो आपके कस्टमर को उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। वे पूछेंगे मुझे जो चाहिए, क्या ये ब्रांड उसे पाने में मेरी हेल्प करेगा? एक हाई एंड रिजॉर्ट ने डोनाल्ड मिलर और उनकी टीम को अपनी स्टोरी ब्रांड के लिए हायर किया था। बाकी कई और कंपनीज की तरह ये एक्सपेंसिव रिजॉर्ट भी आइडेंटिटी क्राइसिस सफ़र कर रहा था। रिजॉर्ट के मार्केटिंग मटेरियल में उनके स्टाफ, फ्रंट डेस्क और रेस्टोरेंट की इमेजेस थी। वैसे अगर वे कोई बिल्डिंग बेच रहे होते तो ये मार्केटिंग काम कर सकती थी, लेकिन ये तरीका कोई इनवाइटिंग स्टोरी नहीं बता रहा था। किसी भी हाई एंड रिजॉर्ट के कस्टमर्स भला क्या चाहेंगे? एक हीरो के तौर पे उनकी क्या एम्बिशन हो सकती है?
सच तो ये है कि जो एग्जैक्ट चीज़ उन्हें चाहिए वो है रेस्ट और लग्जरी, और ये चीज़ उन्हें रिजॉर्ट प्रोवाइड कर सकता है, तो यही उनका मैसेज होना चाहिए था। लेकिन जब डोनाल्ड मिलर ने इस स्टोरी ब्रांड पर काम किया तो इससे कंपनी की वेबसाइट में एक ह्यूज चेंज आया। इसमें पहले कंपनी के बारे में एक लंबी सी स्टोरी हुआ करती थी जिसमें वे खुद को हीरो की तरह पोज करते थे, लेकिन स्टोरी ब्रांडिंग के बाद वेबसाइट में अब पलश रोब्स और टोवेल्स, वार्म बाथ्स और स्पा में रिलैक्स करते हुए कस्टमर्स की इमेजेस थी। यहाँ तक कि उन्होंने बैकपोर्च में रखी एक रॉकिंग चेयर की लूपिंग क्लिप भी दी थी जिसके पीछे एक लश ग्रीन गोल्फ नजर आ रहा था, और साइट के मेन पेज में बस ये सिंपल वर्ड्स थे, फाइंड द लग्जरी एंड रेस्ट दैट यू हैव बीन लुकिंग फॉर। और यही सिंपल वर्ड्स ब्रांड का मंत्रा थे। यही फ्रेज ऑफिस के वॉल्स पे भी डिस्प्ले किया गया था। आप किसी स्टाफ मेंबर चाहे शेफ या जेनिटर से पूछो कि कस्टमर क्या चाहता है तो वो भी यही कहेगा, लग्जरी एंड रेस्ट। और ब्रांड की इसी क्लियरिटी रिजॉर्ट स्टाफ को टीम वर्क की फीलिंग कराई। वहां पर हर कोई अपना रोल अच्छे से जानता था और उसे पूरे बेस्ट वे में करने की कोशिश करता था। इस बात का एग्जाम्पल लेकर हम कह सकते हैं कि आपकी मार्केटिंग तभी इफेक्टिव होगी जब आप अपने कस्टमर्स की डिजायर समझ लेंगे और उस डिजायर से क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे। स्टोरी ब्रांडिंग का सेकंड पार्ट है कैरेक्टर की प्रॉब्लम। आपका कस्टमर अब आपकी ब्रांड स्टोरी का हीरो है। आपने उसकी डिजायर भी डिफाइन कर ली है जिससे अब आपको उसकी अटेंशन भी मिल गई है। अब नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो है उसका इंटरेस्ट इंक्रीज करना जिससे उसका फोकस आपके ब्रांड पर बना रहे। और आप ये कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके। हर हीरो को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है, यही चीज स्टोरी एंगेज रखती है। आपके कस्टमर्स भी अपनी प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हैं, इसमें आपका ब्रांड उनकी हेल्प करेगा। वो उनके स्ट्रगल को समझकर उन्हें सॉल्यूशन देगा, क्योंकि बिना प्रॉब्लम हर स्टोरी डल लगती है। तो स्टोरी में प्रॉब्लम्स क्या होगी? मोस्टली तो विलेन ही होता है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और विलेन जितना ज्यादा एविल होगा कस्टमर उतना ही ज्यादा हीरो को जिताना चाहेंगे। सोचो अगर हैरी पॉटर की मूवी में वाल्डेमॉर्ट नहीं होता तो मूवी कितनी बोरिंग लगती और डार्थ वादर के बिना ल्यूक स्काईवॉकर एकदम ऑर्डिनरी लगता। अब आपको करना यह है कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक ऐसे वीपन की तरह प्रेजेंट करे जिससे कस्टमर विलेन को डिफीट कर सके। ये विलेन कोई एक्चुअल पर्सन नहीं है। जैसे आप बाथरूम क्लीनर का एड ही ले लो, इसमें एडवर्टाइजर्स उस प्रॉब्लम को पर्सोनिफाई कर देते हैं जो कस्टमर फेस रहा होता है। इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा छाकर दिखाया जाता है कि कस्टमर इस विलेन से छुटकारा पाने के लिए ईगर हो जाता है। बाथरूम क्लीनर कमर्शियल के एड में जर्म्स को टॉयलेट बाउल में एक बढ़िया सी पार्टी करते दिखाए जाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रोडक्ट यानी बाथरूम क्लीनर एक वीपन की तरह है जिसे कस्टमर अपने इन दुश्मनों को डिफीट करने के लिए खरीदेगा। प्रॉब्लम जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतने ही ज्यादा लोग आपका प्रोडक्ट लेना चाहेंगे। आपको सरफेस के नीचे जाना है, कस्टमर्स की प्रॉब्लम सोल्व करने में आपको डीपेस्ट लेवल पर जाकर उनकी हेल्प करनी है। कस्टमर जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके 3 लेवल्स है जो है एक्सटर्नल, इंटरनल और फिलोसॉफिकल। तो इस बाथरूम क्लीनर एड में विलेन है जर्म्स। यहाँ एक्सटर्नल प्रॉब्लम है कि कस्टमर्स इन जर्म्स से छुटकारा चाहते हैं, कस्टमर्स हाइजेनिक बनना चाहते हैं। ये इंटरनल प्रॉब्लम है। और फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम हो सकती है कि वे अपनी फैमिली को बीमारियों से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपकी मार्केटिंग से ये कम्युनिकेट होना जरूरी है कि आपका ब्रांड उनकी इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है। स्टोरी ब्रांडिंग का थर्ड पार्ट है एक गाइड। हर कोई अपनी स्टोरी का हीरो या हीरोइन खुद है। आपका ब्रांड आके उनके सामने दूसरे हीरो के तौर पर खड़ा नहीं हो सकता। आपको उनकी स्पॉटलाइट नहीं लेनी है, बल्कि आपकी कंपनी एक गाइड के तौर पर उनकी हेल्प करेगी। अगर आप कस्टमर को बेटर फील करने में हेल्प नहीं करते तो वो आपका प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेंगे। एक ब्रांड के तौर पर आपको अपने कस्टमर को सक्सेसफुल बनाना है, यही आपका मिशन होना चाहिए और यही आपका रोल है। क्योंकि जैसे ही आप सिर्फ अपने ब्रांड की सक्सेस के बारे में सोचा उसी टाइम आप फेल है। ये ना भूले कि कस्टमर इस स्टोरी का हीरो है, तो आपको उसके स्ट्रगल के बारे में सोचकर सपोर्ट प्रोवाइड करना है। क्या आपको पता है कि जे.जी. रैप आर्टिस्ट ने एक बार एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनी स्टार्ट की थी जिसका नाम था टाइडल। टाइडल स्पॉटिफाई या आईट्यून्स की तरह थी, लेकिन आप शायद ये नाम कभी नहीं सुना होगा पहले, क्योंकि टाइडल बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। क्योंकि जे.जी. ने इसमें लोगों के बजाय खुद को ब्रांड बनाकर बड़ी टेरिबल मिस्टेक की थी। इस कंपनी में उसने $56 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। टाइडल का मेन मिशन था टू गेट एवरीवन टू रिस्पेक्ट म्यूजिक अगेन। जे.जी. का ये आइडिया था कि म्यूजिशियंस ही टाइडल को चलाएंगे, उन्हें कोई टेक कंपनी या म्यूजिक स्टूडियो कंट्रोल नहीं करेंगे। इसमें कोई मिडलमैन नहीं था जिससे कि म्यूजिशियंस को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। ये सब कुछ सुनने में काफी ग्रेट था,
बस जेजी कस्टमर्स के बारे में भूल गए। टाइडल म्यूजिशियंस के लिए ही बनी थी जो इस ब्रांड स्टोरी के हीरो थे, ना कि कस्टमर्स जो उनका म्यूजिक सुनते थे। जेजी ने इसमें 16 फेमस आर्टिस्ट रखे थे जो सिर्फ टाइडल के लिए अपने सॉन्ग्स रिलीज करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेजी ने कहा था, अगर आपको बेहतरीन सॉन्ग्स सुनने हैं तो आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए। और यही से टाइडल ने एक रॉन्ग मैसेज दे दिया था पब्लिक पर। जेजी और बाकी दूसरे आर्टिस्ट्स ने बड़ा बुरा इंप्रेशन डाला था। उनकी हर मार्केटिंग से लगता था कि जैसे वो कस्टमर से अपना म्यूजिक सुनने के लिए ज्यादा पे करने की डिमांड कर रहे हैं। टाइडल का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था जो कस्टमर को ये शो कराता कि ये ब्रांड उन्हें सर्व करने के लिए बना है। स्टोरी ब्रांडिंग का फोर्थ पार्ट है गिव देम अ प्लान। लोग आपसे कुछ खरीदे, इसके लिए उनका ट्रस्ट गेन करना जरूरी है। अगर आप उन्हें अपना रिपीट कस्टमर बनाना चाहते हैं तो ये ट्रस्ट और ज्यादा गहरा करना होगा। उनके साथ अपने रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट रखें, क्योंकि कस्टमर एक नया प्रोडक्ट खरीदने का रिस्क लेते हैं। इसलिए जब वो आपको ऑर्डर देते हैं तो अपनी हार्ड अर्न मनी का रिस्क ले रहे होते हैं। वो आप पर ट्रस्ट करके ही ऑर्डर देते हैं कि आप उन्हें प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, उनकी प्रॉब्लम फिक्स करेंगे। उन्हें ये फिक्र होती है कि वो प्रोडक्ट काम करेगा भी या नहीं, इसलिए यहाँ आपको एक प्लान बनाने की जरूरत पड़ेगी। इमेजिन करो कि आपके कस्टमर को कोई रिवर क्रॉस करनी है, तो आपको वहाँ रिवर पर स्टोन बिछाने हैं जिन पर चलकर वो रिवर क्रॉस कर पाए। ये स्टोन्स आपके कस्टमर्स को रिवर के करंट से सेफ रखेंगे। ये स्टोन्स आपका प्लान है। आपका ब्रांड स्टेप बाय स्टेप कस्टमर की हेल्प करेगा। प्लान उस रिस्क को कम करेगा जो कस्टमर फील करता है, और इस तरह उनका आपके ब्रांड पर भरोसा इंक्रीज होगा। जैसे अब मान लो आप वैक्यूम क्लीनर बेच रहे हैं, अब आपके कस्टमर के दिल में यही सवाल उठेंगे, क्या ये काम करेगा, इसे कैसे यूज करते हैं। तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप उन्हें एक 3 स्टेप प्लान दो जो इसे उनके ईजियर और सिंपलर बनाएगा। आपका प्लान कुछ ऐसा हो सकता है। स्टेप 1 प्लग द मशीन, स्टेप 2 प्रेस द ऑन, और स्टेप 3 क्लीन अवे। ये 3 स्टेप्स आपको ओबिवियस लग सकते हैं मगर कस्टमर को नहीं। लेकिन अगर आप ये 3 स्टेप प्लान बनाते हैं तो ये काम उनके लिए एकदम इजी हो जाएगा और वो आपका प्रोडक्ट ट्राई करना चाहेंगे। ये प्लान उन्हें आइडिया देगा कि आपका ये प्रोडक्ट एकदम ट्रस्टवर्थी है। स्टोरी ब्रांडिंग का 5th पार्ट है आस्क देम टू टेक एक्शन। अब आपने अपने कस्टमर्स को एक्साइट कर दिया है, तो नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो ये कि उन्हें एक्शन लेने के लिए चैलेंज करे। किसी भी स्टोरी में हीरो के लिए कोई ना कोई ट्रिगर होना चाहिए जिससे कि वो एक्ट कर सके। मूवी टेकन में लियाम नीसन को अपनी बेटी के किडनैपर्स से एक कॉल आती रिसीव होती है, जो उसके लिए एक चैलेंज बन जाता है कि वो उन विलेंस को पूरे यूरोप में चेज करके ढूंढे। इसीलिए तो टीवी में शॉपिंग शोज के दौरान स्क्रीन में बड़ा बड़ा यही लिखा होता है कि कॉल नाउ या ऑर्डर नाउ, और वे लोग कस्टमर को चैलेंज करने के लिए ये चीज रिपीट करते रहते हैं। आपकी कंपनी की वेबसाइट में आप भी पेज के टॉप, मिडल और बॉटम में बाय नाउ बटन डाल सकते हैं। बेशक ये ओबिवियस है मगर ये स्टैंड आउट होना चाहिए, ये बाकी कंटेंट से एकदम अलग दिखना चाहिए। डोनाल्ड मिलर का एक फ्रेंड था जो कंपनीज बेचने और खरीदने का काम करता था। वो इस बात का हमेशा ध्यान रखता था कि कंपनी की हर चीज, जैसे लोग, प्रोसेस और प्रोडक्ट, सब कुछ इफेक्टिव हो। लेकिन उसकी सक्सेस का सीक्रेट था कस्टमर को एक्शन के लिए चैलेंज करना, और इसी बात पर वो फोकस करता था। तो ये बंदा पहले लोअर प्राइस पर कोई कंपनी परचेज करता था, फिर उसे एक बड़ी कंपनी बनाकर उसकी वैल्यू इंक्रीज करके सेल कर देता था। वो रिपीटेटिव एड देकर कस्टमर को एक्शन लेने के लिए चैलेंज करता था, और जब उस कंपनी के लिए कस्टमर्स की भीड़ लग जाती तो वो इसकी सेल का प्रोसेस स्टार्ट कर देता था। एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे ये ऑब्वियस है कि आप यही चाहेंगे कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि इसीलिए तो आपने ये प्रोडक्ट प्रमोट किया है। लेकिन इतना करना काफी नहीं होगा। कस्टमर को नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, आपको उन्हें बताना है। आपको अपने मार्केटिंग मटेरियल्स में रजिस्टर नाउ या शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट नाउ का ऑप्शन रखना है। स्टोरी ब्रांडिंग का 6th पार्ट है हेल्प देम अवॉइड फेलियर। लोग स्टोरी के एंड तक बने रहते हैं क्योंकि उन्हें ये देखना है कि स्टोरी का हीरो अपने मिशन में सक्सेस हुआ या नहीं। यही डर उन्हें स्टोरी के साथ बांधे रखता है। अगर ऐसी कोई चीज नहीं स्टोरी में जो हीरो स्टेक पर रख सके तो व्यूवर्स बोर हो जाएंगे। किसी डेंजर का खतरा ही उनके लिए स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है और वे दम साधे बैठे रहते हैं। ठीक इसी तरह कस्टमर के लिए भी कोई ऐसी चीज जरूर स्टेक में होनी चाहिए। अगर वो आपका प्रोडक्ट ना ले तो आपको क्या लगता है कि लोग कब केयर करते हैं? आपकी ब्रांड स्टोरी में फेलियर की पॉसिबिलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि कस्टमर हुक्ड रहे। उन्हें ये डर रहे कि आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा।
अपनी स्टोरी में राइट अमाउंट का फियर फैक्टर रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा होगा तो कस्टमर रजिस्ट करेंगे और बहुत कम होगा तो उन्हें आपके प्रोडक्ट को खरीदने का कोई लॉजिक समझ नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, शैम्पू के कमर्शियल में ब्रांड हमेशा टेंग्ड और फ्रीजी हेयर का डर दिखता है और टूथपेस्ट के एड में डेंटिस्ट टूथ केविटी वाली स्टोरी बिल्ड करता है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ ब्लॉग लिख सकते हैं कि अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस नहीं लेते तो वे क्या लूज कर रहे हैं। यही थ्रेट ऑफ फेलियर आप अपने ईमेल कंटेंट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट में आप इसे बुलेट पॉइंट्स में भी डाल सकते हैं। जो भी आपका प्रोडक्ट है, कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो लोगों का स्टेक पर लग रहा होगा। अगर लोग आपका प्रोडक्ट ना खरीदे, आपको अपने बुलेट पॉइंट्स में क्या लिखना है इस बारे में डीपली सोचो। ऐसी अर्जेंसी क्रिएट करो कि जो आप बेच रहे हैं लोग खरीदने को तैयार हो जाए। स्टोरी ब्रांडिंग का 7th पार्ट है, इन द एडम ऑफ द कैरेक्टर दैट इज योर कस्टमर विंस। पीपल वांट्स टू बी टेकन समवेयर। एज ए ब्रांड आप अपने कस्टमर्स को कहाँ ले जा रहे हैं? क्या आप उन्हें स्टेट ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ एक बेस्ट डाइनिंग एक्सपीरियंस देना चाहेंगे, या फिर उन्हें और उनकी फैमिली को एक ड्रीम होम? हर एक कस्टमर जिससे आप मिलेंगे वो यही जानना चाहेगा कि आप उसे कहाँ ले जा रहे हैं। जितने भी सक्सेसफुल ब्रांड है वे अपने प्रोडक्ट के थ्रू क्लियरली कम्युनिकेट कर देते हैं कि उनका वो प्रोडक्ट कस्टमर्स की लाइफ में क्या चेंजेस लाएगा। जैसे कि स्टारबक्स लोगो यानी अपने कस्टमर्स को इंस्पिरेशन और सेंक्चुअरी देना चाहता है। एक टाइम में एक कॉफी नाइकी एथलीट्स को इनोवेट और मोटिवेट रखना चाहता है, तो आपको भी ऐसे किसी विजन के बारे में सोचना है, क्योंकि अपने कस्टमर्स के लिए आपके पास कोई न कोई विजन तो होना ही चाहिए। आपको उन्हें एक हैप्पी एंडिंग देनी है। आप अपने कस्टमर्स को सक्सेसफुल बनाओगे तो आपका ब्रांड खुद सक्सेसफुल हो जाएगा। अब जो विजन आप कस्टमर्स के लिए क्रिएट करना चाहते हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ये डिफाइन और स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई लैंग्वेज स्कूल चलाते हैं तो उसमें अपने स्टूडेंट्स की ऐसी इमेजेस दिखाओ जिसमें वो लर्निंग के साथ फन भी कर रहे हो। और अगर आप कोई बेकिंग टूल बेच रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए बेकिंग करती एक हैप्पी मदर की पिक्चर दिखा सकते हैं। अपने कस्टमर्स को बताओ कि आपका प्रोडक्ट यूज करते हुए वे कैसे लगेंगे, कैसा फील करेंगे। उन्हें दिखाओ कि उनका टिपिकल दिन कैसा होगा और उन्हें क्या नया एक्सपीरियंस होगा। ये सब आप अपनी वेबसाइट, ईमेल्स या ब्लॉग पोस्ट के थ्रू कर सकते हैं। कंक्लूजन। आखिर में कंक्लूजन निकलता है समरी का कि आपने इस किताब में SP7 फ्रेमवर्क के बारे में सीखा। आपने इसमें एक अच्छी स्टोरी के साथ एलिमेंट्स के बारे में जाना, जिसे हम समराइज करके एक वाक्य में बोल सकते हैं कि और वो है, एक कैरेक्टर प्रॉब्लम फेस करता है और वो एक गाइड से मिलता है जो उसे एक प्लान देकर उस पर अमल करने के लिए बोलता है ताकि वो लास्ट में फेलियर अवॉइड करके सक्सेस पा सके। स्टोरी आपके ब्रांड संदेश में क्लियरिटी लाती है, यह कस्टमर में क्यूरोसिटी को जगाती है। ये बात हमेशा याद रखें कि आपकी स्टोरी एक ब्रांड स्टोरी की तरह है और आप अपने हीरो मतलब कस्टमर को हैप्पी एंडिंग में मदद कर रहे हैं। और जब आप अपने मार्केटिंग में SP7 फ्रेमवर्क का प्रयोग करेंगे तो लोग निश्चित रूप से आपकी बात सुनेंगे और वे आपके ब्रांड को पसंद करेंगे।